नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राजीव। तो पुष्परंजन जी, कल देर शाम पीएमओ ने ट्वीट करके बताया कि 30 जून को शाम 4 बजे पीएम मोदी जो हैं वो देश को संबोधित करने वाले हैं। अमूमन मोदी जी रात 8 बजे ही देश को संबोधित करते हैं, इसीलिए इस बार 4 बजे की टाइमिंग को लेकर के उत्सुकता जगी। अभी ना चौथा महीना है, ना अनलॉक का चौथा चरण है, फिर 4 बजे का वक्त मोदी जी ने क्यों चुना, ये लेकर के इस बात की उत्सुकता थी। उत्सुकता इस बात की भी जगी कि जब अनलॉक के दूसरे फेज के दिशा निर्देश पहले ही आ गए तो क्या कोई और खास घोषणा सरकार करेगी? क्या कोरोना के साथ चीन के मसले पर मोदी जी आखिरकार देश को कुछ नई बात बताएंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज ट्वीट करके इस संबोधन को सुनने की अपील की थी और हर बार की तरह देश इस बार फिर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तैयार हुआ। खैर, कोरोना के फैलाव के बीच मोदी जी ने 6वीं बार देश को संबोधित किया और पुराने माल को नई पैकेजिंग के साथ जनता के सामने पेश किया। उन्होंने देश को बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो उसका विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी कि नवंबर महीने के आखिर तक करने का फैसला लिया गया है। इसमें 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का हो जाता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की तैयारियां हो रही हैं। इसका लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा। ये सारी बातें जो है मोदी जी ने जो कही वही मैं बता रहा हूं, जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं। उन्होंने देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का अभिनंदन किया, जिनके कारण देश इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मोदी जी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान करते हुए बताया कि बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन मुफ्त दिया गया है और इतने लोगों को फिर से आगे अगले 3 महीने यानी नवंबर तक दिया जाएगा। एक तरह से देखें तो अमेरिका की, उन्होंने ये भी बात, जो तुलना है वो देखिए कि उन्होंने कहा कि एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। इसके अलावा उन्होंने अनलॉक 1 में बढ़ती गई लापरवाही को लेकर चिंता जताई और मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोने की आदत पर ध्यान देने को कहा। कुल मिलाकर के उनके भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था पुष्परंजन जी कि जिसमें कई तरह के गंभीर संकटों से जूझते देश के लिए एक प्रधानमंत्री का चिंतन झलकता। तो पुष्परंजन जी, इस 16 मिनट के भाषण का इंतजार तो आपको भी रहा होगा, आप भी कर रहे थे। जैसा कि सोशल मीडिया पे आपके मैंने ट्वीट्स और फेसबुक पे आपने जो कमेंट्स लिखे थे उस आधार पे बोल रहा हूं कि ये इंतजार आपको भी था। तो आपने इस भाषण से क्या पाया? इस भाषण से राजीव जी, बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो वही खोदा पहाड़ और निकला जो भी, मतलब देश के प्रधानमंत्री को चूहिया से नहीं तुलना कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी हैं, बड़े हैं, तो उनको सम्मान देना चाहिए हम सबों को पद के हिसाब से। अपेक्षाएं बहुत ही, अपेक्षा ये भी थी 1 घंटा बोलेंगे, बहुत सारी चीजों को बताएंगे, देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ बताएंगे, चीन से कैसे आपको जूझना है, जो अभी विकट परिस्थितियां उससे कैसे मुकाबला करेंगे। कई सारी अपेक्षाएं हम सबों की थी। सोशल मीडिया पे भी चर्चा हो रही थी, अखबारों में भी बहस और टीवी पे भी लगातार। लेकिन उनका भाषण एक तो सबसे आश्चर्यजनक रूप से बड़ा संक्षिप्त था, 16 मिनट जो आप बता रहे हैं। और भाषण पे तुरंत राशन पे जो भाषण शुरू हुआ, लगातार जैसे ही उनका खत्म होता है, देश के सूचना प्रसारण मंत्री उसकी व्याख्या करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो खत्म होता है, ममता बनर्जी तुरंत तैयार थी वहां पर बंगाल में। उन्होंने तुरंत ऐलान किया साथ साथ कि जून 2021 तक हम मुफ्त में राशन देंगे, अपने प्रदेश के जो भी लोग हैं उनको मुफ्त में राशन की सुविधाएं मुहैया कराएंगे। यानी सीधा सीधा राशन पे भाषण शुरू हो गया। और इसके चुनावी सीधा सीधा जो चीजें दिख रही हैं वो है कि चुनावी आयाम। आपको छठ की याद 2 बार आ रही है आपके भाषण में, और छठ फिर लगातार हिंदू पर्व की याद आ रही है, जितने भी आप दिवाली और उसके पहले दशहरा, फिर क्या क्या पूर्णिमा और सब चीजें गिना गए। तो उसके पीछे भी एक धर्म विशेष के त्योहारों की याद आपको अचानक आती है। दूसरा जो सबसे दिलचस्प है राजीव जी, इस देश में गरीब हैं कितने? 80 करोड़ हैं या
आप देख लीजिए, जो वर्ल्ड जो विश्व के ऑर्गेनाइजेशंस को हम खासकर जो वर्ल्ड बैंक को जो हम डाटा देते हैं उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो डाटा एक्यूरेट लगभग होता है। वर्ल्ड बैंक भी कुछ ऊंचे ऊपर नीचे करके नहीं बोल सकता है। वर्ल्ड बैंक ने 2000 मोदी सरकार के आने के 2 साल पहले जो डाटा आपने दिए थे, कोई भी वेरीफाई कर सकता है, 27 करोड़ देश में गरीबों की बात की गई थी, और उसमें यूपी सर्वाधिक गरीब है वहां पर, उसके बाद बिहार आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे सूबे 5-6, उसमें वर्ल्ड बैंक उस डाटा बैंक में सारा कुछ डिटेल है। तो 27 करोड़ की संख्या 80 करोड़ पे कैसे पहुंच जाती है? संख्या तो और घटनी चाहिए। यहाँ तो सीधा सीधा 80 करोड़ गरीब को आप राशन दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं कुछ, या तो आपकी योजना में कुछ गड़बड़ झाला है, या फिर आपका कैलकुलेशन गलत है कि 80 करोड़ गरीब अगर इस देश में हैं, तो ये पिक्चर तो बड़ी भयावह है अपने आप में। नहीं, इसमें पुष्परंजन जी, ये जो आंकड़े हैं उसको थोड़ा सा मैं उसमें वो चाहूंगा कुछ इनपुट देना। ये जो 27 से 32 करोड़ का जो आंकड़ा है, ये भारत सरकार बताती है कि इतने गरीब हमारे देश में हैं, जबकि जो वर्ल्ड बैंक और बाकी जो यूएन की जो संस्थाएं हैं, उन लोगों का कहना है कि देश में, मतलब भारत में लगभग 80 करोड़, मतलब पहले तो 60-65 होते हुए ये 80 करोड़ तक ये जो गरीबी है वो पहुंच चुकी है, गरीबों की संख्या। लेकिन भारत सरकार जब गरीबों का आंकड़ा देती है तो वो 32 करोड़ तक का आंकड़ा देती है, लेकिन जब आप कुछ बांटने की बात आती है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आप अन्न बांट रहे हैं, जिसमें आप चावल और गेहूं और 1 किलो दाल की बात कर रहे हैं, तो तब आपको वो आंकड़े याद आ रहे हैं। तब आपका जो सरकारी आंकड़ा है 32 करोड़ का, वो नहीं आता, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तब आप 80 करोड़ की बात कर रहे हैं। खैर, ये एक चूंकि आंकड़ों की बात, मतलब इसके जो आयाम है वो सीधा सीधा चुनाव, आपका वोट बैंक दिख रहा है, और आप ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है किनके हाथों में है? वो टोटल एक माफिया उसको कंट्रोल करता है। उसके बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जन वितरण प्रणाली जो हम बोल रहे हैं, उसमें कई सारे लोग हैं जो अन्न के नाम पे घोटाले घपले लगातार हम लोग छापते रहे, लिखते रहे हम लोग। तो ये आप फिर से वहीं पर ले जा रहे हैं, उन्हीं हाथों में चीजों को दे रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं। आप सीधा सीधा करते ही, हम सिर्फ आलोचना नहीं, राह की बात कर रहे हैं, रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। हमारा काम है कि हम रास्ता ही बताएं। जितने लोग इस कोरोना काल में बेरोजगार हुए, उनकी रोजी रोटी, इंडस्ट्री, सड़क पे लोग आ गए, आप रजिस्टर्ड कीजिए ना, आप एक सचिवालय खोल दीजिए, देश भर में रजिस्टर्ड कीजिए, और उनके हाथों में कैश पकड़ाइए कि भाई ये आपका एक तय राशि है, और आप इसमें कोई गड़बड़ घोटाला जाएगा, सीधा जेल डालेंगे। पुष्परंजन जी, मैं इसी पे मतलब अगले पार्ट में उसी सवाल पे आ रहा हूं, और थोड़ा सा मैं उसकी भूमिका आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि अनलॉक 1 के बाद अब देश जो है वो अनलॉक 2 में आ चुका है, आ रहा है ऑलरेडी 1 तारीख से। और लेकिन इस बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने को मोदी जी ने जनता की लापरवाही से जोड़ा है, और इस तरह सारी जिम्मेदारी जनता पर ही डाल दी है। लेकिन सरकार कोरोना के चेन को तोड़ने में लगातार नाकाम क्यों हो रही है? क्यों अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं? टेस्टिंग की सुविधाएं हर गरीब आदमी के पास क्यों नहीं है? या इसमें भी सुविधा संपन्न लोग को ही लाभ होगा? मतलब टेस्टिंग की जो गड़बड़ियां हैं, इन सवालों के जवाब मोदी जी को देने थे, जो नहीं दिए। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगभग 1 महीना होने को आए जब तेल के दामों में आग लगी हुई है। सरकार कब तक पेट्रोल और डीजल के दामों को राजकोष भरने के नाम पर बढ़ाती रहेगी, और कब तक जनता पर महंगाई का बोझ डालेगी? इस बारे में भी मोदी जी ने कुछ नहीं कहा अपने भाषण में, बल्कि उन्होंने जिस तरह ईमानदार टैक्स पेयर्स का जिक्र किया, उससे अंदेशा यह होता है पुष्परंजन जी कि आगे भी इसी तरह के टैक्स का बोझ देश हित के नाम पर जनता पर बढ़ाए जाएंगे। डीजल महंगा होने से किसानों की तकलीफ भी बढ़ेगी, लेकिन उन्हें भी मोदी जी ने धन्यवाद कहकर के पुचकार दिया। गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार छठ पूजा तक करने का संबंध बिहार चुनाव से, जैसा आप कह रहे हैं, वो समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर भी सबसे अधिक लौटे हैं उन दोनों राज्यों में, और जिन तकलीफों के साथ वे लौटे हैं उन्हें देखकर सरकार ने ये अनुमान लगा लिया होगा कि उनके बीच भाजपा सरकार को लेकर कितनी नाराजगी है। लेकिन इस नाराजगी से उनका पेट
पेट नहीं भर सकता, न ही उनकी मजबूरियां दूर हो सकती हैं। लिहाजा उन्हें नवंबर तक, जो आगामी जो नवंबर महीना है वो तक, यानी 3 महीने बाद तक मुफ्त अनाज की सुविधा दिलवाई जा रही है, ताकि भूख की चिंता मिटेगी तो सरकार के प्रति नरमी आएगी, जिसे वोट में तब्दील करना आसान होगा। तो पुष्परंजन जी, आपकी बात को ही मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ते हुए करना चाह रहा था, और कुछ सवाल के साथ में मैं आपके पास आना चाहूँगा कि क्या यही है मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का प्लान, जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं? क्या गरीबों का कल्याण सिर्फ अगले 3 महीने तक 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल से हो जाएगा? क्या बेरोजगारी और महंगाई से पार पाने का यही एकमात्र जरिया है? आखिर सब्जी, दूध, दवा, साबुन, इन तमाम चीज़ों के लिए भी, इसके लिए भी रुपए चाहिए। वो रुपए कहाँ से आएंगे जब सामने वाला जो है वो बेरोजगार बैठा है घर में? नहीं, इन्होंने, राजीव जी, एक फार्मूला 44 निकाल लिया है। कल से ही देख रहा था, एक चैनल पूरा चला रहा था कि देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसलिए बढ़ाई जा रही हैं, आपके घर में सिलेंडर बहुत सस्ते मिल रहे हैं, आपको बहुत सारी सब्सिडी मिल रही है, आपको स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रख रही है, देखिए कितने कम पैसे में आपको दवा मिल रही है। कहाँ से आएगा ये पैसा? ये पैसा यहाँ से हम दे रहे हैं, सरकार इसका इंतजाम आखिर वहां से करेगी। यानी एक आपने सरकारी लूट को जस्टिफाई करने के लिए अपनी जो मीडिया मशीनरी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप उसे गलत सही तरीके से, पूरी दुनिया में 69% टैक्स किसी पेट्रोलियम पदार्थ पे लगता है क्या? और दूसरा, ये आज जो इन्होंने भाषण देना शुरू किया है, इतनी, ये कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता जो हैं या इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगता है पढ़ते नहीं है ये लोग। ये कहते हैं पूरी दुनिया में अपने किस्म का ये अनोखा प्रोग्राम है कि हम फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं, लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, उनकी खाद्य सुरक्षा हम कर रहे हैं। ये लोग पढ़ते ही नहीं है कि पूरी दुनिया में किन किन देशों में खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था वहां की सरकारों ने कर रखी है। यूरोप में क्या हाल है, अफ्रीका में क्या हाल है, वहां जाके पढ़ लिया करें कम से कम। उसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए कि आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए ना। ये दिखाना ये चाह रहे हैं पूरे दुनिया में, पूरे कायनात में भारत सबसे अनोखा निराला इनका कार्यक्रम है कि ये ये गरीबों को मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने उनका मतलब कि कल्याण कर दिया। सबसे ज्यादा उनकी सारी समस्याओं का हल 5 किलो अनाज में इनको दिख रहा है, और 1 किलो चने में दिख रहा है, 1 किलो चना की दाल में दिख रहा है। ये रजिस्टर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? जितने लोगों की नौकरियां गई हैं हर इंडस्ट्री में, मीडिया से लेके हर तरह की इंडस्ट्री में लोगों की नौकरियां गई हैं, आप रजिस्टर्ड कीजिए ना। उनको क्या राशन की जरूरत नहीं है, उनके खर्चे नहीं है, उनकी जरूरतें नहीं है, उनके दवा दारू स्कूल बच्चों का नहीं है क्या? आप इनडायरेक्टली ये टैक्स वालों पे हम जो सोच रहे थे कि टैक्स पे राहत मिलने वाली है, ये संकेत आज मिल गया इनके भाषण से कि किसी तरह की राहत नहीं, बल्कि और इनडायरेक्ट टैक्स आपको देने पड़ेंगे। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पुष्परंजन जी, मोदी जी के संबोधन में चीन के साथ चल रहे तनाव का कोई जिक्र नहीं था, न ही चीनी सामान और ऐप्स पर लगे प्रतिबंधों का जिक्र था। सरकार ने सुविधानुसार कुछ ऐप्स बैन कर दिए हैं। अब उसमें 59 यानी कि 59 ऐप्स हैं जो कल खबर आई, और सुविधा के राष्ट्रवाद के मुताबिक ही कुछ चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम भी चल रही है। ये सुविधाजनक राष्ट्रवाद और सुविधा के राष्ट्रवाद की मैं बात कर रहा हूं कि आप अपने सुविधानुसार जो हैं आप राष्ट्रवादी हो जाते हैं, लेकिन इससे लद्दाख पर पनपे तनाव का हल किस तरह निकलेगा? क्या चीन की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि केवल भारत के आधे अधूरे बैन से ध्वस्त हो जाएगा? ये पूरा का पूरा जो चीन का जो बैन है, चीन में जो आधा अधूरा, मतलब भारत में जो आप चीनी सामानों का या चीन के ऐप्स को का बहिष्कार कर रहे हैं, उससे ख़त्म हो जाएगा। चीन ने तकनीकी सहायता के लिए कच्चे माल समेत कई चीज़ों का हम चीन से आयात करते हैं, हमारे उद्योग उससे चलते हैं। मेडिसिन में आप देख चुके हैं 70 तरह की अलग अलग दवाइयाँ हैं जो हम चीन से, मतलब उसके API उसका इम्पोर्ट करते हैं। उन पर बैन का क्या असर होगा? क्या सरकार ने इसके बारे में विचार किया है? क्या हम चीन से आर पार करने की स्थिति में हैं? ये तमाम कई तरह के सवाल हैं पुष्परंजन जी, जिसका जवाब हम चाहते थे कि मोदी जी देते, लेकिन चीन पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्या कारण हो सकता है पुष्परंजन जी? नहीं, ये चाह रहा था, पूरा देश सुनना भी चाह रहा था, ये क्या रास्ते हैं आपके पास, क्या एक ऐप, जितने ऐप इन्होंने बैन किए हैं, उन ऐप की जो उपयोगिता है उसकी आर्थिक, उससे बड़ा नुकसान चीन को, हाहाकार मच जाएगा वहां के बाजार में। ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये कॉस्मेटिक एक तरह से छटाई, जैसे मुर्गा के बाल उखाड़ देने से हल्का नहीं हो जाएगा मुर्दा, वही मामला है यहाँ भी।
आप उस ऐप से, ये जितने ऐप हैं, आप अमेजन का ऐप क्यों नहीं बंद कर देते हैं? आप फ्लिपकार्ट का ऐप क्यों नहीं बंद कर देते हैं? अरबों रुपए की कमाई उसके ऐप से हो रही है, आप उसे नहीं बैन करेंगे? आपने उन तीतर बटेरों को खोज के बंद किया है जो दिखाने के लिए कि देखिए कि हम कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। एक चिंगारी ऐप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया राजीव जी, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। उसकी हालत ये, आज मैं डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, इतना कोलैप्स कर गया अपने आप में। आप उसका विकल्प तो तैयार कर लेते ना, तब करिए ना जो करना है आपको। दूसरा ये कि अभी ये इन्होंने चीन पे इसलिए नहीं बोला है कि अभी भी डायलॉग चल रही है, 2 ट्रैक डिप्लोमेसी भी चल रही है, कि शायद कोई रास्ता बीच का निकल जाए तो वो महासमर से हम बचें। तो इसलिए ये कुछ ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं। कल उन्होंने मन की बात में जो कुछ कहा उन्होंने रविवार को, वो एक तरह से उन लोगों को थोड़ा मरहम लगाना था जो बड़े बिफरे हुए थे, मगर उसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी। आज लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि एकदम राष्ट्रवाद जग जाएगा हमारा। राफेल जिस तरह से उसकी पहली खेप आ रही है, 27 तारीख तक आ जाएगी अगले महीने, उससे लेके लोगों में एक लगा था कि एकदम युद्ध के बादल अब एकदम करीब आ रहे हैं, गड़गड़ाहट हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत चल रही है, अभी मिलिट्री के लेवल पे कई स्तर पे बातचीत चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी टिप्पणी करना नहीं ठीक समझा जिससे बातचीत पटरी से उतर जाए। मुझे मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके पीछे यही है। हम लोग अपेक्षा करते हैं कुछ ऐसे बयान दें, लेकिन वही है कि ये सेकंड लेवल के लोगों से बुलवाएंगे, जैसे अभी पूर्व सेना अध्यक्ष जो मंत्री भी हैं सरकार में, उनका हालांकि पोर्टफोलियो नहीं है, फिर भी वो आंखों देखा हाल कल बता रहे थे, उस तरह के कुछ नेताओं से बुलवाएंगे। जी, जनरल वीके सिंह जी, तो बिल्कुल, हालांकि उनका पोर्टफोलियो नहीं है राजीव जी, फिर भी उन्होंने आंखों देखा जो हाल बताया, उससे मुझे लगता है कि इस तरह के सेकेंड थर्ड लाइन के नेताओं से बुलवाएंगे। विदेश मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, तीन को बहुत संभल के बोलना है, बहुत संजीदा वक्त है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डायलॉग है, अभी रास्ते पे लाने की चेष्टा हो रही है कि इस तरह से उसे लाया जाए पटरी पर। जी, तो जाहिर है कि इन सवालों से सरकार को असुविधा होती, इसलिए चीन का कोई जिक्र मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन में नहीं था, वरना वे चाहते तो छठी मैया की तरह छठी का दूध याद दिला सकते थे, और मतलब छठी का दूध याद दिला देंगे जैसे वीर रस से भरी हुई कोई बात कह सकते थे। चीनी कम रहे तो सेहत के लिए ठीक हो रहता है पुष्परंजन जी, लेकिन अब चीनी कम यानी कुछ चीनी ऐप्स पर पाबंदी बीजेपी की सियासत के लिए भी ठीक ही है, ताकि आगामी चुनाव में राष्ट्रवाद जनता के सिर चढ़ करके बोले। तो आज के लिए बस इतना ही। पुष्परंजन जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से हमारे इस प्रोग्राम को सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए DB लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।